द विजन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मेज़बान ज़फ़र इकबाल। आज हम जिनसे आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं उनके बारे में एक इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी बनता है और वो हम आप लोगों तक पहुंचाते हैं। हमारे आज के खसूसी मेहमान हैं एडवोकेट सरफराज राथर साहब। बेसिकली ये पुंछ हवेली कंस्टिट्यूंसी से बिलोंग करते हैं और पिछले 25 साल से J&K हाई कोर्ट जम्मू में प्रैक्टाइजिंग लाए रहे। इनकी वाबस्तगी बीजेपी से भी है। बीजेपी में ये बीजेपी लीगल सेल के को कन्वीनर हैं यूटीएफ जम्मू एंड कश्मीर के। वहीं बीजेपी किसान मोर्चा के नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं और मौजूदा वक्त में बीजेपी स्टेट इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी के को इंचार्ज हैं चार्जशीट और कंप्लेंट के हवाले से। आज हम आप लोगों को सरफराज साहब से मुखातिब करवाएंगे और इनके ख्यालात मौजूदा सूरत हाल क्या है अनंतनाग रजौरी पार्लियामेंट सीट के बारे में। सरफराज साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपने कीमती वक्त से हमें कुछ टाइम निकाल के हमारे साथ बातचीत करने के लिए हामी भरी, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। सबसे पहले जो बहुत सारे लोगों के दिली सवाल है, दिली चाहत है कि वो आप लोगों से जानना चाहते हैं कि अनंतनाग और रजौरी पार्लियामेंट्री सीट पे बीजेपी ने अपने कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया, क्या वजूहत रही? हार का डर या जीत की खुशी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हार जीत तो जब आप फील्ड में आते हो तो वो दोनों चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं है। पुंछ रजौरी और ये अनंतनाग कंस्टिट्यूंसी जो है ये एक नई क्रिएटेड कंस्टिट्यूंसी है। इसमें तो एक नया एक्सपीरियंस है सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ का। तो बीजेपी तो अगर आप सर्वे करेंगे पिछले जब से ये डिलिमिटेशन हुई है उसके बाद 2019 के बाद जब ये डिलिमिटेशन हुई उसके बाद खासकर तो बीजेपी तो सबसे मतलब आगे है। हमारी कैंपेनिंग अगर आप देखें तो अनंतनाग में भी हमारी रैलियां बड़ी बड़ी हुई हैं, पुंछ रजौरी में भी बड़ी बड़ी रैलियां हुई हैं। लोगों का बड़ा जो है जज्बा है, बीजेपी से वाबस्तगी है बेशुमार लोगों की। आज की डेट में अगर आप देखें तो बीजेपी इंटरनेशनल लेवल पे सबसे बड़ी पार्टी है ही है, लेकिन जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी हमारा जम्मू प्रोविंस के साथ साथ कश्मीर में भी अपनी एंट्री कर चुकी है। पीछे आपने डीडीसी बीडीसी इलेक्शन में देखा है। बिल्कुल, कश्मीर से भी कुछ तो ये पहले तो हमारा यहाँ जो पार्टी ने जो यहाँ से लोगों से राय ली है तो लोगों में था कि यहाँ कोई ना कोई कैंडिडेट जो है हमारा वो कंटेस्ट करे। उसके लिए पैनल भी शायद बना, तो दिल्ली में वो फॉरवर्ड किया। वहाँ से लास्ट मोमेंट पे कुछ अब ये उनका डिसीजन है, फाइनली तो प्रेरोगेटिव उन्हीं का है। तो उन्होंने इस बार जो है हमारे होम मिनिस्टर साहब जब यहाँ पलोड़ा में रैली की थी तो उन्होंने भी ये कहा था कि इस बार हम आपसे वोट नहीं मांगेंगे, इस बार हम मज़ीद दिल जीतने का काम कर रहे हैं। तो शायद बीजेपी अभी उस लेवल पे काम कर रही है। तो जब कोई अप्रोप्रिएट टाइम आएगा तो अपना कैंडिडेट भी लॉन्च करेगी। फिलहाल तो 20 कैंडिडेट हैं हमारे पास। बिल्कुल बिल्कुल। अभी ये है कि जो मौजूदा सूरत हाल ये है कि यहाँ पे पहले तो मुकाबला यहाँ पे एनसी और पीडीपी के बीच में लग रहा था, लेकिन नॉमिनेशन फाइनल होते हुए अभी मौजूदा सूरत हाल में 20 कैंडिडेट यहाँ पे कंटेस्ट कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो आज मुकाबला त्रिकोणीय कहीं ना कहीं बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने भी बड़े बड़े दावे करने शुरू कर दिए हैं और उनका वोट बैंक कहीं ना कहीं वोट बैंक भी है। तो जो बीजेपी का वोट है, जो बीजेपी ने वोट बैंक क्रिएट किया है, जैसे अनंतनाग में भी अच्छी बीजेपी का वोट बैंक बनाया है बीजेपी ने पिछले 3-4 साल में, रजौरी पुंछ में भी बनाया है, तो वो वोटर कहाँ जाएगा? देखिए, अब वोटर तो वहीं ही है। हमारा तो जो वर्कर है वो बूथ लेवल पे और ख़ासकर जो पन्ना प्रमुख तक हमारे जो बने हुए हैं, सभी जितने भी हमारे मंडल्स तक जो है वर्कर हमारा बैठा हुआ है। अभी ऑफिशियली हमें हमारी पार्टी की हाई कमांड से कोई ऐसी डायरेक्शन नहीं है कि पार्टी ने क्या करना है, क्योंकि पार्टी के फर्स्ट फेज़ और सेकंड फेज़ में ये मसरूफ़ थे। कल ही जो है सेकंड फेज़ से फ़ारिग हुए हैं। आज कंसल्टेशन जो है वो शुरू है।
मेरे ख्याल में 1-2 दिन में, आज या कल तक जो है ये पार्टी डिसाइड कर देगी कि पार्टी ने, चूँकि अपना तो कैंडिडेट नहीं है, तो किसी न किसी कैंडिडेट के साथ उन्होंने अपना जो है सपोर्ट का ऐलान करना है। जम्मू अभी तक कोई सरकारी मतलब ऑफिशियली अभी तक कोई ऐलान लेकिन नहीं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है वो अपने लेवल पे दावा कर रही है कि बीजेपी सपोर्ट कर रही है, कहीं ना कहीं स्टेटमेंट्स भी जारी हो रही हैं। इस हवाले से क्या बीजेपी अपनी पार्टी को सपोर्ट कर सकती है? इस हवाले से क्या पेशन नहीं, गोई है? रूल आउट नहीं किया जा सकता, रूल आउट नहीं किया जा सकता, कर सकती है। बहारी साहब की स्टेटमेंट अगर आप कश्मीर में भी देखें तो उन्होंने बड़े खुलेआम ये कहा था कि मैं तो मोदी जी के साथ हूँ। तो अगर कोई ऐसा नज़रिया रखने वाला कोई पार्टी जो नेशनल इंटरेस्ट में भी हो तो हमारी पार्टी उसको सपोर्ट कर सकती है। बहरहाल मैं एज ए छोटा सा कार्यकर्ता कोई ऐसी बात स्टेटमेंट तो नहीं दे सकता। पार्टी की स्टेटमेंट जो भी जैसे आनी है तो पार्टी के वर्कर्स जो हैं वो तैयार हैं। अगर कोई ऐसा डिसीजन आता है तो पार्टी के हमारे वर्कर्स जो हैं अभी तक उन्होंने डिसाइड नहीं किए हैं, वो देख रहे हैं क्या फ़ैसला वहाँ से आता है। जैसा वो फैसला आएगा तो वो वैसा ही उसके ऊपर जो है अमल किया जाएगा। लेकिन बीजेपी ने एसटी स्टेटस दिया पहाड़ियों को, वो तो उनका हक था, उनको दिया। अब कहीं ना कहीं पहाड़ी कबीले में ये भी उनको उम्मीद थी कि यहाँ बीजेपी का कैंडिडेट आएगा तो हम जो एहसान का बदला एहसान से चुकाएंगे। लेकिन इस सूरत हाल में जबकि बीजेपी ने कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया और किसी पार्टी को सपोर्ट का भी अभी तक कोई ऐलान नहीं हुआ, तो ये जो पहाड़ी वोट है ये छिन भिन होके इधर उधर जा रहा है। आखिर अगर बीजेपी किसी को सपोर्ट करती है तो क्या ये वापस बैक आएंगे? नहीं, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। पहाड़ी लोगों, जिन लोगों ने कमिटमेंट की है, आपने देखा होगा कि हमारी जो अच्छी खासी लीडरशिप है, अभी एसटी स्टेटस की जो पार्लियामेंट में बिल पास ही नहीं हुआ था, उससे पहले ही कमिटमेंट थी ये बीजेपी के साथ कि बगैर बिला लिहाज किसी पार्टी की एफिलिएशन से सभी लोग जो हैं उन्होंने ये फाइनली डिसाइड किया था कि हमारा जो इस बार सपोर्ट होगी वो बीजेपी की ही होगी। तो वो आज भी जो है वैसे ही अपनी कमिटमेंट पे, जो जैसे जहाँ तक मेरी बात होती है जिन लोगों के साथ, बड़े सीनियर लोग हैं जो पहाड़ी मूवमेंट के साथ भी वाबस्ता रहे, तो उन्होंने भी ये कहा कि जैसे बीजेपी का जो कोई फैसला आएगा ऐसा, तो हम, क्योंकि बहुत सारे लोग तो पार्टी के साथ भी एसोसिएट हो चुके हैं, बहुत ने तो पार्टी ज्वाइन कर ली है, उनके लिए तो उनका धर्म यही है कि पार्टी जो डिसाइड करेगी वही है। लेकिन कुछ लोग जो पहाड़ी अभी पार्टी ज्वाइन नहीं की है लेकिन वो इस कमिटमेंट में है कि पहाड़ी स्टेटस जो है उनको दिया, तो वो भी जो है अभी किसी दूसरी जगह नहीं गए। हाँ, चंद लोग हो सकते हैं जिनकी पार्टी एफिलिएशन हो सकती है किसी दूसरी पार्टी के साथ। तो एफिलेटेड मेंबर हैं बीजेपी के, कुछ तो वो भी ऐलान कर चुके हैं कि हम कोई पीडीपी के साथ या अपनी पार्टी के साथ कर चुका है ऐलान। उनको भी मैं तो यही समझता हूँ कि अगर उनकी भी ऐसी कमिटमेंट है, क्योंकि वो भी वो उस डेपुटेशंस में शामिल हुआ करते थे कि जब होम मिनिस्टर साहब से या प्राइम मिनिस्टर से या किसी और ऐसी शख्सियत से मुलाकातें होती थी, तो वो भी ये अपना जो है कमिटमेंट करते थे कि आप हमारा ये जो मैटर है ये किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इस लेवल का मूवमेंट ही नहीं की थी। अगर आप देखेंगे तो ये जो पहाड़ी स्टेटस वाली बात है तो ये बड़ी पुरानी पेंडिंग थी। तो आज तो सारी पॉलिटिकल पार्टियां क्लेम कर रही हैं जी हमने इसमें सारा काम किया, लेकिन इसमें ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं हुआ था। सारी छोटी छोटी अमेंडमेंट जो स्टेट लेवल पे करनी थी तो वो भी इस बार बीजेपी की सरकार ने यहाँ JNK में आके नया कमीशन जो है क्रिएट कंस्टिट्यूट करके उसकी रिकमेंडेशन करके छोटी मोटी अमेंडमेंट जो करनी थी, जो यहाँ पहले वाली पार्टियां क्लेम कर रही हैं उन्हें करनी चाहिए थी, तो वो करके बीजेपी ने बड़ा सिंसियरिटी से अपना जो वादा निभाया है। तो पहाड़ी कौम भी जो है, पहाड़ी कौम जितने भी ये 8-10 लाख लोग हैं वो अपने इस कमिटमेंट में जो है वो पूरे के पूरा उतरेंगे। पुंछ रजौरी है, बारामूला, उड़ी, करना, जितने भी लोग हैं वो सारे कहीं ना कहीं वोटर एक दूसरे आजकल स्कैटर्ड है, किसी के रिलेशन में है, किसी के हैं, तो वो ये पुंछ रजौरी कंस्टिट्यूंसी के लिए और अनंतनाग के लिए बीजेपी का एक अच्छा खासा वोट बैंक है और यही डिसीजिव फैक्टर होगा मेरे हिसाब से। ये बात तो तय है कि बीजेपी का जो अपना वोट बैंक है अगर वो किस तरफ जाता है, लेकिन ये अभी देखने वाली बात है कि अभी इस पर कोई डिसीजन आया नहीं है। बट मौजूदा सूरत हाल जो आज की लेटेस्ट सूरत हाल ये है कि अपनी पार्टी भी कहीं ना कहीं दावा कर रही है कि भाई बीजेपी हमारे साथ है। क्या बीजेपी पीडीपी या एनसी को सपोर्ट कर सकती है? देखो, ये तो पॉलिटिकल पार्टी है, वो डिसीजन लेना उनका प्रेरोगेटिव है, ले सकती है। लेकिन जहाँ तक मैं एक आम शहरी होने के नाते ये समझता हूँ कि हमारे होम मिनिस्टर साहब ने यहाँ
रैली में जो बात की थी, अगर उसको आप थोड़ा सा उसका तजिया करें तो वहाँ ये कहा था कि जहाँ जहाँ हमारे कैंडिडेट नहीं है वहाँ आपको इजाज़त है कि जिसको मर्जी अपना वोट दें, सिवाय 3 पार्टियों की। परिवारवाद के लिए जो हमारी इसमें कैंपेनिंग भी है, मेन लड़ाई है। हाँ, मेन लड़ाई है कि हम तो एंटी फैमिली जो ये पार्टीज हैं उसके बीजेपी अगेंस्ट ही है। तो वो उन्होंने ये कहा था कि इन 3 पार्टियों को छोड़ के, कांग्रेस तो खैर है नहीं है वहाँ, कांग्रेस, पीडीपी और एनसी, उसमें हम यही समझे थे। फिर भी क्योंकि मैं ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं देने के काबिल हूँ, पार्टी का क्या डिसीजन होता है कल के दिन, ये पॉलिटिकल डिसीजन जो है ये इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। किस वक्त क्या नेशनल इंटरेस्ट भी देखना होता है और भी कुछ ट्रेजेडीज होती हैं, क्या डिसीजन लेती है। लेकिन इस वक्त तक जो हमारे होम मिनिस्टर साहब का जो दिशा निर्देश है वो यही है कि 3 पार्टियों को छोड़ के कोई उसके बाद जहां मर्जी दे सकें। इसका मतलब वोटर अभी इंडिकेशंस यही थी कि इन 3 पार्टियों को जो है सपोर्ट बीजेपी नहीं करेगी इस वक्त तक। कल तक क्या होता है आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। चलिए, ये अभी तो 7-8 दिन का वक्त है, अभी 8-9 दिन का, देखते हैं क्या इसमें आता है। लेकिन पुंछ रजौरी के हवाले से बात करें तो पिछले 70 सालों में अगर बेसिकली पुंछ रजौरी में जो डेवलपमेंट होनी चाहिए थी, जैसे एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो ग्राउंड पे दिखी नहीं। तो इस इलेक्शन में बेसिकली अगर बीजेपी किसी पार्टी को सपोर्ट करती है या साइलेंटली बीजेपी वोटर सपोर्ट करता है, जो बीजेपी की लीडरशिप है पुंछ और रजौरी की, तो इनके हवाले से क्या मुद्दे जो इनके रहने वाले हैं डेवलपमेंट के लिहाज से, रजौरी और पुंछ के लिए क्या रोड मैप आइंदा आने वाले दौर के लिए क्या रोड मैप तय करती है बीजेपी की लीडरशिप, तो क्या होना चाहिए? मैं आपको अर्ज करूं, बीजेपी का तो रोड मैप बड़ा क्लियर है। वो तो विकसित भारत की बात करती है कि पूरा इंडिया जो है डेवलप हो। जहां तक पुंछ रजौरी का सवाल है तो पिछले 70 साल से हम देख रहे हैं कि ये एक पिछड़ा हुआ इलाका था। हमारी जितनी भी जो कश्मीर सेंट्रिक लीडरशिप थी तो उसने बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया, ये नेगलेक्टेड इलाका था। तो पुंछ, ये बीजेपी की सरकार 2014 के बाद अगर आप देखें, खासकर 2019 के बाद, आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, पुंछ रजौरी में डेवलपमेंट की एक लहर जो है देखने को मिल रही है। पुंछ रजौरी में आज आपकी रोडें जो है, हम खुद जो है सफ़र किया करते थे, जब कभी कहीं कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ का सफ़र हमें हुआ करता था तो हमें एक दिन पहले बुखार आ जाया करता था कि हम कैसे ये सफ़र करेंगे। आज आप देखो, आप एक दिन में रजौरी या पुंछ का सफ़र करके वापस आ सकते हो। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में तो डेवलपमेंट हुई है। उसके बाद आपको बाकी देख लें, आप कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस खुल चुके हैं वहाँ। हर पुंछ में अगर देखें, मंडी में, हर तहसील में, हर ब्लॉक में कॉलेजेस खुल चुके हैं। मेडिकल कॉलेज हमारा रजौरी तक पहुँच गया हुआ है। आने वाले वक्त में ये शायद हर डिस्ट्रिक्ट में जो है हमारी बीजेपी सरकार का जो ये प्लान है, तो इस लिहाज से और भी बेशुमार स्कीमें हैं। मतलब मैं अगर आप गिनाना शुरू करूँ तो यहाँ वक्त की किल्लत है। तो बीजेपी की सबसे ज़्यादा तो जो लोगों की जो डेवलपमेंट है वो ये है कि हमारे बहुत सारे लोग, मतलब मैं खुद भी जानता हूँ कि गरीब लोग थे, अगर कोई बीमार हो जाता था तो वो इलाज करने के लिए बीमारी डिस्क्लोज ही नहीं करता था कि मैं बीमार का इलाज कैसे करूँगा। तो आज आपके पास आयुष्मान कार्ड है, बीजेपी की देन है ये। आज आपके पास किसान को जो है 3 किश्तों में 6,000 रुपये मिल रहा है, ये बीजेपी की देन है। बाकी जो आप देख लें कि मतलब हर सेक्टर में जो है बीजेपी डेवलपमेंट कर रही है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रीजन जो है हर आदमी जो है उसका लाभ ले रहा है। लाभार्थी जो के लिए ये नहीं पूछा जाता कि आप किस पार्टी से तल्लुक रखते हो या किस मजहब से या किस रीजन से हो, तो बहुत सारे लाभार्थी है। बीजेपी की डेवलपमेंट का जो ये मिशन है वो तो मैं चलता रहेगा। जो डेवलपमेंट, मान लो बीजेपी का जो मिशन विकसित भारत है वो तो चलो अपनी जगह चलता रहता है, वो सारी चीज़ें वक्त बर वक्त मिलती रहती हैं हर जगह। लेकिन पुंछ रजौरी के हवाले से हम बात, क्योंकि हमारा मुद्दा भी यही रहेगा कि हम पुंछ रजौरी के बारे में, पुंछ रजौरी के हवाले से कि जो बड़ी डेवलपमेंट है, बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे रेलवे लाइन प्रोजेक्ट्स था या एयर एम्बुलेंस होनी चाहिए थी, ये 2-4 बड़ी चीज़ें हैं, इनके हवाले से क्या कोई कमिटमेंट आगे हो सकती है? बीजेपी की बिल्कुल कमिटमेंट है। और बाकी जो पार्टियां क्लेम कर रही हैं, मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूँ आपके चैनल से कि आज भी अगर आप देख लें, जो पार्टियां भी यहाँ अपने आप को क्लेम कर रही हैं कि हम पुंछ रजौरी के बड़े खैर ख्वाह हैं, क्या उनके पास पुंछ रजौरी का कोई लीडर नहीं मिला? उन्होंने अपने दूसरी जगह से जो है मतलब यहाँ आके कंटेस्ट कर रहे हैं, बजाय इसके कि उनके अपने लीडर मौजूद हैं ना। मतलब वो पुंछ रजौरी के लीडर को भी इस काबिल नहीं समझते कि उनको कंटेस्ट करवाया जाए। बीजेपी का तो कोई लीडर ही नहीं आया, अगर आता तो पुंछ रजौरी का आता, वो पुंछ रजौरी का लोग ही है। तो वो आवाज अपनी दिल्ली में जो जाके कहनी है तो पुंछ रजौरी का बंदा होना चाहिए ना। तो ये सब स्लोगन्स जो है इनके हैं, ये ऐसे ही लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। लोग आज समझ चुके हैं
ये कश्मीर की लीडरशिप जो है ये हमेशा पुंछ रजौरी के ऊपर जो है इन्होंने राज करने के लिए इनको यूज़ किया है। इनको वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स है वो आज इनको देख लेना आप रिजल्ट में कि वो ये पॉलिटिक्स नहीं चलने वाली। ये इस हवाले से तो बहुत सारे लोगों के ये रोष भी था कि भाई यहाँ कैंडिडेट्स जो है वो लोकल होना चाहिए, बड़े डेपुटेशंस भी मिले कि लोकल कैंडिडेट्स होना चाहिए। तकरीबन हर पार्टी का यही था कि पुंछ रजौरी से, बीजेपी के डेपुटेशंस का भी यही कहना था कि उन्हें पुंछ रजौरी का कैंडिडेट दिया जाए, एनसी के, पीडीपी के। बहरहाल मौजूदा अब ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, उसका मैं आपको आज एक इसमें आपको मैं ये जो बीजेपी ने पुंछ रजौरी अनंतनाग सीट से जो पैनल बनाया था उसमें पुंछ रजौरी के ही लोग थे। उसमें चौधरी तालब साहब का नाम था, उसमें डॉक्टर शहनाज गनई साहिबा का नाम था, उसमें हमारे जो है प्रदेश अध्यक्ष हैं रविंद्र राणा साहब उनका नाम था। तो सारे पुंछ रजौरी के ही हैं। तो बीजेपी तो बड़ी सीरियस है पुंछ रजौरी को डेवलप करने के लिए, लेकिन ये जो लीडरशिप है जो आज क्लेम कर रही है कि हम बड़े हमदर्द हैं लोगों के, क्या उनके पास पुंछ रजौरी से कोई लीडर नहीं था उनके पास? तो ये सारे जो हैं इनके खोखले स्लोगन से लोगों को जो है इस पे अलर्ट रहना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा आपके चैनल से। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए, और हमारा ये इंटरव्यू करने का मकसद भी ये है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टीज़, जो लीडरशिप, जो लोग हमारे एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं पुंछ रजौरी के, वो एक प्लेटफॉर्म पे आएँ, पुंछ रजौरी की डेवलपमेंट की बात करें। जो इस इलेक्शन में देखने में मिला है कि पुंछ रजौरी में किसी मुद्दे पे इलेक्शन नहीं हो रहा है, या कोई स्पेसिफिक डिमांड, जैसे रेलवे लाइन अभी तक 1947 से लेके अभी तक कितने प्रोजेक्ट बने, लेकिन अभी तक उस पे कोई वर्कआउट नहीं हुआ। और सबसे फार फ्लंग एरिया है एयर एम्बुलेंस। मेरे ख्याल से ये दो चार चीज़ें जो है बहुत बड़ी मुद्दा है। एयर एम्बुलेंस होना बहुत ज़रूरी है हमारे इलाके में, खासकर रजौरी और पुंछ के जो दूर दराज पहाड़ी एरिया में कोई एक्सीडेंट हो जाता है, लोग रास्ते में ही मर जाते हैं। ये दो बड़ी चीज़ें हैं। उसके बाद एजुकेशन सेक्टर में डेवलपमेंट होनी चाहिए, एजुकेशन सेक्टर में कॉलेजेस खुलने चाहिए, ये बड़े मुद्दे होने चाहिए। बाकी आप सब लोग भली भांति जानते हैं, हमें सरफराज साहब को आप सब के साथ रूबरू कराने का मकसद ये है कि आप इनके ख्यालात जानें और आप लोग अपनी लीडरशिप को, अपनी लोकल लीडरशिप को, अपनी नेशनल लीडरशिप को अवगत कराएं कि भी हमारे ये मुद्दे हैं, इन मुद्दों पे इलेक्शन लड़ा जाए, इंस्टेड ऑफ फाइटिंग ऑन द बेस ऑफ कास्टिज्म और रिलीजनिज्म। जो मुद्दे हैं पुंछ रजौरी के, उन मुद्दों के ऊपर इलेक्शन होना चाहिए, और वो डिमांड्स आप लोगों को अपनी गवर्नमेंट, अपने जिसको आपने वोट देना है उसके सामने ये डिमांड्स रखें, इस उम्मीद के साथ कि अगली बार फिर किसी शख्सियत से आपको रूबरू करवाएं। सरफराज साहब, एक बार फिर आपका शुक्रिया, और आप सब लोगों का शुक्रिया कि आपने हमें देखा और सराहा। जी बहुत बहुत शुक्रिया।